Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have discussed about the pH and its importance in our daily life. Now in this video, we are going to study the most important topic of this chapter, and it is salt and its hydrolysis, means the hydrolysis of the salt. So let's start the topic by the definition of salt. So what is salt? Salt are the ionic compound formed by the combination of cation from the base and an anion from the acid. क्लियर है? सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो किससे मिल के बना हुआ है? जो मिल के बना हुआ है कटायन। कटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो कटायन किसी बेस से और एनायन किसी एसिड से। ठीक है, समझ में आया? तो किसी बेस के कटायन और किसी एसिड के एनायन से मिल के जो बना है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। समझ में आया? तो इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे आपका एक बेस है यहाँ पे NaOH और यहाँ पे है HCl। ठीक है, अब सॉल्ट कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH को ब्रेक करो तो ये वाटर में जाके डिजोल्व होकर क्या बनाएगा? NaOH और Na प्लस OH माइनस। क्लियर है? और जब HCl जब आपका आयनाइज होगा तो वो क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस। क्लियर है? तो ये बनेगा H प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ से हम कटायन बताइए, जो बेस है उसका कटायन क्या है? N प्लस। यहाँ पे तो कटायन वही है ना, N प्लस। और यानी ये हो गया कटायन फ्रॉम द बेस एंड एनायन फ्रॉम द एसिड। तो Na प्लस और Cl मिलके क्या बनाएंगे? NaCl। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्ट। समझ में आया? ये Na कहाँ से आया? ये बेस से। और Cl जो एनायन है वो कहाँ से आया? एसिड से। तो उनके कॉम्बिनेशन से जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। क्लियर है? तो बेसिकली अगर सॉल्ट को देख रहे हैं तो वो किससे मिलके बन रहे हैं? एसिड और बेसिस से। ठीक है, किससे मिलके बन रहे हैं वो? एसिड और बेसिस से। अब देखो, आपके दिमाग में एक बात जा रही होगी कि जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो एसिड हैं वो स्ट्रांग ही होते हो या वीक होते हो, या जो बेसिस हैं वो स्ट्रांग ही होते हो या वीक होते हो। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन डिफरेंट होंगे। जैसे हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को लिया जाए, या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस को, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में वीक एसिड, और या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग को मतलब 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, उसमें से एक को माइनस करिए, 3 कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा। क्लियर है? तो उसी के बारे में उस यही आज का हमारा टॉपिक है कि किसके कौन सा एसिड मतलब जो सॉल्ट है उसमें एसिड वाला पार्ट अगर स्ट्रांग है तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर बेस वाला पार्ट स्ट्रांग है तो क्या इफेक्ट आएगा, या अगर दोनों स्ट्रांग है तब क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है। तो शुरुआत करते हैं फिर आएगा नेमिंग ऑफ सॉल्ट। नेमिंग ऑफ मतलब हम सॉल्ट का नेमिंग कैसे करते हैं। समझ में आया? सॉल्ट का नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, सॉल्ट का नेमिंग करने से पहले मतलब अगर सॉल्ट का नेमिंग हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे कैटायंस को, उसके बाद ही आता है एनायंस। समझ में आया? कैसे? जो कैटायनिक पार्ट है उसको हम पहले लिखेंगे और एनायनिक पार्ट को हम बाद में लिखेंगे, और बोलते टाइम पे सबसे पहले हम कैटायन को ही बोलेंगे, उसके बाद में ही एनायन को बोलेंगे। ठीक है, तो जो कैटायन आता है वो हमारा कहाँ से आता है? जो मेटल होता है बेस का वहाँ से मिलेगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट कहाँ से आएगा? एसिड का जो एनायन होता है, जैसे HCl। ठीक है, से जो HCl और NaOH से जो मिल के बनेगा जो सॉल्ट उसका नाम होगा NaCl। तो पहले Na कहाँ से आया है? मेटल मतलब सॉरी बेस से। और Cl कहाँ से है? एनायन से। तो देखो, पहले हम कैटायन को लिख रहे हैं फिर एनायन को, और ये केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका भी यही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सल्फेट का, अगर कोई सल्फेट का बना हुआ है सॉल्ट तो उसका उसका नाम कैसे होगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम उसके बाद में सल्फेट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट है पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका पीएच किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो सुनो, देखो,
पहले इसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखो, जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एसिड और बेस में टूट जाता है। मतलब एसिड और बेस जाके वाटर के साथ में रिएक्ट करके एसिड और बेस फॉर्म करता है। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या होगा? जब सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो एसिड और बेस रिवर्स कर देगा। मतलब देखो, जो सॉल्ट आपका मिलके किससे बना हुआ है? एसिड और बेस से ही। तो जब हम वाटर में उसको लेके जाएंगे और वाटर में जब इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व होने के बाद फिर वो बैक क्या कर देगा? रिटर्न बैक कर देगा एसिड और बेस, और क्या फॉर्म करेगा? वाटर। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, ये है आपका सॉल्ट बी ए। क्लियर है? बी ए आपका सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर है H2O। तो जब हम इसको सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? Ha मतलब एसिड, और BOH मतलब बेस। देखो, इसमें OH है और एसिड में H प्लस है। समझ में आया? तो क्या प्रोड्यूस हुआ? Ba मतलब सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो Ha प्लस BOH मतलब एसिड और बेस आपका आप यहाँ पे मिल रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस को सिंपली क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड द बेस। एक बार और, it is defined as the process in which a salt react with water to give back the acid and the base। ठीक है, तो वाटर के साथ में जब हमारा सॉल्ट रिएक्ट करता है तो क्या गिव बैक करता है? एसिड और बेस। समझ में आया? तो यही है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि ये इसका जो पीएच है वो कैसे डिपेंड करेगा। इसका पीएच किस तरीके से डिपेंड करेगा? तो मान लो आपके पास कॉम्बिनेशन ये है कि द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। सॉल्ट कैसा है आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है और वीक बेस का है। ठीक है, मतलब जो सॉल्ट आपने बनाया उसका कॉम्बिनेशन ये है कि जो उसमें आपने बेस यूज किया है वो क्या यूज किया है? वीक। और जो आपने एसिड यूज किया वो क्या यूज किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो उसके पीएच के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पे बेस क्या होगा? वीक होगा और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की पीएच मतलब उसी का सॉल्यूशन आपको वाटर में दिखेगा। समझ में आया? या यूं कह लें कि उसी की कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। मतलब उस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट होगा उसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा। कैसा होगा? 7 से कम होगा, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? और देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को पढ़िए। मान लो अमोनियम क्लोराइड आपके पास था, जब हमने उसको डिसॉल्व किया वाटर में तो वो क्या बन गया? NH4OH और HCl। किस में कन्वर्ट हुआ? NH4Cl और HCl। अभी HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है? वीक बेस है। समझ में आया? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? आयोनाइज होगा। ठीक है, तो जितना आयोनाइज होगा उतना H प्लस आयन देगा, जितना आयनाइज होगा उतना H प्लस आयन देगा। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका वीक बेस है, तो वो बहुत ही कम अमाउंट में आपका OH माइनस देगा। तो जो नंबर ऑफ H प्लस है, H प्लस आयंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन में किसका इफेक्ट दिखेगा? H प्लस का। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। जो पीएच होगा वो 7 से लेस होगा। सेकंड में, अगर कोई सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। किससे? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो जो पीएच होगा, अब स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा हो गया? बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे Na2CO3 और H2O, ये किससे मिलकर बना होगा? NaOH और H2CO3। अब H2CO3 मैंने आपको बताया था कैसा है? वीक एसिड है, और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। समझ में आया? तो जब डिसोसिएशन होगा या आयनाइजेशन जब होगा तो OH माइनस जो होगा वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी।
किसके कंपेरिजन में, H प्लस के कंपेरिजन में। तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, वो H माइनस की वजह से बेसिक हो जाएगा, और बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा उसका pH होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब अगर मान लो हाइड्रोलिसिस में दोनों का दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जहाँ पे बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, सिर्फ आयोनाइजेशन होता है। तो इस वजह से उसका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह जाता है। जैसे मान लो अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है, तो जब आप NaCl को ब्रेक करोगे, NaCl को जब आप वाटर में ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl, Cl माइनस, ठीक है, और H प्लस, वाटर भी तो डिसोसिएट होगा ना, OH माइनस। लेकिन ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, समझ में आया, जैसे के हैं वैसे ही बने रहेंगे, ये आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे। समझ में आया, ये कैसे रहेंगे, आयन के फॉर्म में ही रहेंगे, और ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा में दिखाई देगा, न्यूट्रल दिखाई देगा। समझ में आया, कैसा दिखाई देगा, न्यूट्रल दिखाई देगा। मतलब ये जो वाटर का कंटेंट है H प्लस OH माइनस, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, गिव बैक करते थे ना एसिड और बेस को, लेकिन ये रिएक्ट करके ना एसिड बना रहे हैं ना बेस बना रहे हैं, तो कैसा रह गया, ये H प्लस OH जो मिला हुआ, तो फिर से वो कैसा बैक हो जाएगा, H2O में ही रह जाएगा। तो ये अपने आयनिक फॉर्म में रह गए। जब आयनिक के फॉर्म में रह गए, H प्लस OH माइनस हमारा रिलीज नहीं हो पाया इनकी वजह से, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। समझ में आया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सिर्फ आयोनाइजेशन हमारा, सिर्फ आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है। तो जब कोई हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं है तो H प्लस आयन और OH माइन, OH माइनस आयन, एक सेकंड, H प्लस आयन इक्वल टू OH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो हुआ ही नहीं। तो जब H कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस जब इक्वल हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस में हमें क्या दिखाई देगा, सॉरी, अब pH में क्या दिखाई देगा कि वो जो pH है उस सॉल्यूशन का वो न्यूट्रल होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रल। समझ में आया। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल टू 7 ही रहेगा, मतलब न्यूट्रल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आया। तो ये था हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।